सेक्शन 163। सेक्शन 163 में क्या है कि सेक्शन 163 बेसिकली ऑप्शन देता है कंपनी को कि यू कैन हैव योर डायरेक्टर्स अपॉइंटेड थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। जो डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट होता है जनरल मीटिंग में वो सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू होता है, राइट। और इसी वजह से मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स वो इस पोजीशन में रहते हैं कि वो सारे के सारे जो डायरेक्टर्स अपॉइंट हो रहे हैं ना बोर्ड में, वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स वाले ही अपॉइंट होते हैं। इसकी वजह से माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स कभी भी एक सिंगल डायरेक्टर भी अपॉइंट करने की पोजीशन में नहीं होता। तो लॉ मेकर्स ने इस डिसएडवांटेजेस को मिटिगेट करने के लिए सेक्शन 163 इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि सेक्शन 1956 वाले एक्ट में भी था एंड इसने 163 वाले में भी डाल रखा है। तो सेक्शन 163 बेसिकली माइनॉरिटी शेयर होल्डर को एक राइट देता है, ठीक है, कि वो लोग भी चाहे ना तो अपने रिप्रेजेंटेटिव बोर्ड्स में प्लेस कर सकते हैं अगर कंपनी ये सिस्टम जो प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला मेथड है वो अडॉप्ट करती है। तो सो सेक्शन 163 फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये ऑप्शनल है, ऑप्शनल इन नेचर है, ये किसी भी तरह से मैंडेटरी नहीं है कोई भी कंपनी के लिए। तो अगर कंपनी चाहे तो अपने आर्टिकल्स में ये चीज़ डाल सकती है कि जो भी डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट होने हैं जनरल मीटिंग में वो प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हो सकते हैं। तो अगर ये कंपनी क्लॉज डालती है प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला, तो उस केस में कंपनी को ये मैंडेटरी हो जाएगा कि यू नीड टू अपॉइंट द डायरेक्टर्स थ्रू दिस मेथड ओनली। एंड दूसरा कि अगर ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है किसी भी कंपनी के ऊपर तो इट इज़ एन ओवरराइडिंग सेक्शन। फर्स्ट कि ये मैंडेटरी नहीं है, बट अगर कंपनी ने अपने आर्टिकल में डाल रखा है तो चाहे कंपनीज एक्ट में कहीं पे भी कुछ भी लिखा हुआ हो वो सभी एक्ट को ये ओवरराइड करेगा। तो ये ओवरराइडिंग एक्ट है अगर ये एप्लीकेबल होता है किसी भी कंपनी के ऊपर। सो ये सेक्शन 163 बेसिकली यही बताता है कि कंपनी चाहे ना तो ये सिस्टम अडॉप्ट करके माइनॉरिटी शेयर होल्डर की इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकती है। अभी ये सिस्टम है क्या, ये मेथड क्या है? सो लेट अस डिस्कस द मेथड। मेथड्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स अंडर द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। 3 मेथड्स हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, क्यूमुलेटिव वोटिंग और एनी अदर मेथड। फर्स्ट कि अगर कंपनी ने अपने आर्टिकल में डाल रखा है कि वो डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट इस सिस्टम के थ्रू करेगी तो उसको इन तीनों में से एक मेथड भी चूज़ करना पड़ेगा। अगर वो चूज़ नहीं करती है तो उसका आर्टिकल अप्रूव ही नहीं होगा, आरओसी उसका आर्टिकल अप्रूव ही नहीं करेगी। तो ये मेथड कहाँ लिखा हुआ है? ये मेथड आपके आर्टिकल में लिखा हुआ होगा, कंपनी के आर्टिकल में लिखा हुआ होगा कि डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट अगर आप ये चूज़ कर रहे हो सिस्टम, तो किस मेथड से आप चूज़ कर रहे हो, सिंगल मेथड से, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से, क्यूमुलेटिव वोटिंग से, या कोई दूसरा मेथड आप अडॉप्ट करना चाहते हैं इन दोनों के अलावा। तो एक्ट में भी यही लिखा हुआ है कि इस सिस्टम के थ्रू method of appointment of director under the system of proportional representation can be done with this method, that is single transferable vote, cumulative voting or any other method which the company adopts. So first of all we'll discuss single transferable vote। इसमें क्या होता है कि जो कैंडिडेट्स के नाम है ना, जितने भी कैंडिडेट्स इलेक्ट हो रहे हैं फॉर द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, वो एक बैलेट पेपर में लिख दिए जाते हैं और सभी वोटर के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही वोट दिया जाएगा उनको, मतलब इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसके पास कितने नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग है या शेयर्स है वो मैटर नहीं करता, सभी वोटर एक ही वोट मिलेगा सभी वोटर को। लेकिन वो क्या कर सकता है ना, वो बैलेट पेपर में अपना प्रेफरेंस डाल सकता है कि उसको फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देना है, सेकंड प्रेफरेंस किसको देना है और थर्ड प्रेफरेंस किसको देना है। तो वो उसके आगे रैंकिंग कर देगा, जितने भी नाम लिखे हुए रहेंगे कैंडिडेट्स के, उस कैंडिडेट्स के आगे अपना रैंकिंग कर देगा कि ये मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है, ये मेरा सेकंड प्रेफरेंस है। फिर जो कैंडिडेट होगा, जो इलेक्ट होगा, वो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वोट्स उसको रिसीव करने होंगे, मतलब कलेक्ट करने होंगे। अगर वो कैंडिडेट जो कोटा कुछ नहीं है, इट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स रिक्वायर्ड टू विन द इलेक्शन को जीतने के लिए, फॉर उस पोस्ट ऑफ डायरेक्टर के पोस्ट को जीतने के लिए जितने नंबर ऑफ वोट्स चाहिए कैंडिडेट को वो पहले से ही फिक्स कर लिए जाएंगे
कोटा कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे दिया है कि वैलिड वोट कास्ट डिवाइडेड बाय सीट्स टू फिल प्लस 1 एंड होल प्लस 1। ये बेसिकली फॉर्मूला है फॉर कैलकुलेटिंग द कोटा। इससे हम लोग कितने नंबर ऑफ वोट्स चाहिए एक कैंडिडेट को जीतने के लिए वो फिक्स कर लेंगे। इफ़ एट ऑल वो कैंडिडेट, फॉर एग्जांपल एक कैंडिडेट को जीतने के लिए चाहिए थे 15 वोट्स, बट उसको वोट मिले 17, तो जो एक्स्ट्रा वोट मिले ना 2 वोट्स, वो ट्रांसफ़र किए जाएंगे बाकी सारे कैंडिडेट्स में प्रोपोर्शनली बेस्ड ऑन देयर नेक्स्ट प्रेफरेंस उन लोगों का क्या है। इफ़ नो वन एक्सीड्स द कोटा देन द कैंडिडेट्स विद द फ्यूवेस्ट वोट, जिसके पास सबसे कम वोट होंगे उसको हटा देंगे, एंड दोज बैलेट्स आर ट्रांसफर टू ईच वोटर्स नेक्स्ट प्रेफरेंस कैंडिडेट। और ये सिस्टम तब तक चलता रहेगा जब तक उन लोगों को जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, जितने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स चाहिए वो तब तक सीट सारे फुल नहीं हो जाए, तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ये एक बैलेट पेपर है, ये भी एक बैलेट पेपर है, ठीक है। तो मेजॉरिटी जो शेयर होल्डर्स थे ना, उन्होंने A, B, C एंड D का नाम नॉमिनेट किया, और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स थे E और F का। नॉर्मल क्या होता है, मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स के पास 55% वोटिंग होती है। तो अगर हम लोग अगर माइनॉरिटी को कंसीडर नहीं करें, माइनॉरिटी ने ये दोनों माइनॉरिटी शेयर होल्डर ने इन दोनों का नाम E एंड F का नाम नॉमिनेट किया है, बट मेजॉरिटी चाहती है कि A, B, C, D ही हो, और सीट सिर्फ हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 4 ही है, ठीक है, 4 ही डायरेक्टर्स की पोस्ट खाली है। तो ऑब्वियसली ये A, B, C, D वाले डायरेक्टर्स ही अपॉइंट होंगे, माइनॉरिटी के तो बेचारे के नंबर ही नहीं आएंगे। तो अगर ये सिस्टम अगर हम लोग अडॉप्ट करें ना, तो फॉर एग्जाम्पल ये माइनॉरिटी शेयर होल्डर ने फिल किया है और ये मेजॉरिटी शेयर होल्डर ने फिल किया है, वन ऑफ द मेजॉरिटी शेयर होल्डर एंड वन ऑफ द माइनॉरिटी शेयर होल्डर। तो माइनॉरिटी ऑब्वियसली इन दोनों में से किसी को 1 प्रेफरेंस देगा, फर्स्ट प्रेफरेंस देगा, एंड सेकेंड वाले को सेकेंड प्रेफरेंस देगा, एंड बाकी सबको अकॉर्डिंगली प्रेफरेंस देगा, या फिर वो चाहिए तो प्रेफरेंस ना भी दे, ठीक है। इसी तरह से मेजॉरिटी शेयर होल्डर भी A, B, C, D में से किसी को फर्स्ट प्रेफरेंस देगा, फिर सेकेंड, थर्ड एंड सो ऑन। तो इस तरह से जितने भी शेयर होल्डर्स थे ना, फॉर एग्जांपल 100 शेयर होल्डर्स थे और सबने अपना अपना प्रेफरेंस इस तरह से भरा, इन दोनों बैलेट पेपर के थ्रू भरा, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी ने। तो जो रिजल्ट निकली वो इस तरह से निकली कि A को 13 वोट्स मिले, B को 12 वोट्स मिले, C को 22, D को 8, E को 25 एंड F को 20 वोट्स मिले थे। एंड कोटा हमने फिक्स किया था 21 वोट्स उस फॉर्मूला में कैलकुलेट करके। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लो कि 21 वोट्स है कोटा, तो C एंड E उन दोनों को मोर देन 21 मिले, तो ये जो 25 वोट्स, इनको जो 4 वोट एक्सेस मिले हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे F में, एंड इसके पास आ जाएंगे प्रोपोर्शनली ट्रांसफ़र हो जाएंगे। दैट मीन्स कि इसका जो F का सॉरी E का हम लोग देखेंगे कि इसमें सेकंड प्रेफरेंस में किस किस का नाम दिया है। तो ऑब्वियसली इसका सेकंड प्रेफरेंस में आई गेस इसने F के जो 4 वोटर्स होंगे, जो 4 बच गए, उन्होंने इसी का नाम दिया होगा, तो इसके पास ही 4 वोट ट्रांसफ़र हो जाएंगे, तो इसके पास 24 हो जाएंगे। फिर इसके बैलेट पेपर में देखेंगे कि इसने थर्ड प्रेफरेंस किस किस को दिया है, एंड अकॉर्डिंगली वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे दूसरे में। और जब तक ऐसा अगर मेरे को 4 डायरेक्टर्स चाहिए, तो जब तक ऐसा 4 डायरेक्टर्स की सीट फिलअप नहीं होती तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू करते रहेंगे, और इस तरह से हमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू डायरेक्टर्स मिल जाएंगे। तो इसमें वन इम्पॉर्टेंट थिंग ये देखो, माइनॉरिटी शेयर होल्डर भले ही उनकी शेयर होल्डिंग कम थी, बट अगर ये सिस्टम अगर कंपनी अडॉप्ट करती है तो E को भी और F को भी डायरेक्टर बनने का मौका मिल सकता है, राइट। तो डिपेंड करता है कि कंपनी अडॉप्ट करती है या नहीं करती है। अगर अडॉप्ट करती है तो इट इज़ बेनिफिशियल फॉर दी माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, बिकॉज इनको भी इनका राइट मिलेगा, इनको भी अपना डायरेक्टर चुनने का हक मिलेगा, ठीक है। एंड एक और मेथड है जो कि है क्यूमुलेटिव वोटिंग। इस सिस्टम में क्या होता है, जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं उसको मिलता है 1 वोट पर शेयर multiplied by the number of directors to be elected. In a case where multiple candidates are being considered for multiple position, मान लो कि एक से ज़्यादा डायरेक्टर्स हैं, तो जो शेयर होल्डर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, जो भी उनकी जितने भी नंबर्स ऑफ वोट्स है उसके पास, वो या तो सिंगल कैंडिडेट्स को दे सकती है या फिर
अपने जो जितने भी वोट्स है ना वो बाकी सारे कैंडिडेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं. इन जनरल क्या होता है, वन शेयर होल्डर इज इक्वल टू वन वोट, बट इन केस ऑफ क्यूमुलेटिव वोटिंग वन शेयर होल्डर इज इक्वल्स टू एज मैनी वोट एज द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी इलेक्टेड. लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल इस टोटल सिनेरियो में टोटल नंबर ऑफ जो शेयर होल्डर्स है वो 100 है, अज्यूम कर रही हूँ मैं, और एक शेयर होल्डर के पास 10 शेयर्स है. नंबर ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है 45 एंड नंबर ऑफ मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स फॉर एग्जाम्पल है 55. सो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ईच शेयर होल्डर्स को कितने वोट मिलेंगे, 10, मतलब वन शेयर इज इक्वल्स टू वन वोट ना. तो अगर हर एक शेयर होल्डर्स के पास 10 शेयर्स है तो डेट मीन्स उसके पास 10 वोट्स है, मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी इलेक्टेड. फॉर एग्जाम्पल 3 ही डायरेक्टर का पोजीशन खाली है तो उससे मल्टीप्लाइड करेंगे. टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं उससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने चाहिए कंपनी को उससे मल्टीप्लाई करेंगे. तो इज इक्वल्स टू 30, यानी कि हर एक शेयर होल्डर्स के पास 30 वोट्स है. तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स इन टोटल कितने हो गए, नंबर्स इन टोटल वोट्स कितने हो जाएंगे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के पास 1350 एंड मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स के पास 1650 वोट्स हो जाएंगे. अब इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, क्योंकि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के पास 1650 वोट है एंड जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उसने नॉमिनेट किया ए बी और सी को, और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स ने नॉमिनेट किया है डी एंड ई को फॉर एग्जाम्पल. तो ऑब्वियसली जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स है ना वो या तो अपने सारे के सारे वोट्स ए को दे देगा, या फिर सारे के सारे वोट बी को दे देगा, या फिर सारे के सारे वोट्स सी को दे देगा, और वो या फिर अपना जो वोट्स है वो सेग्रीगेट कर देगा इस तरह से. ये मैं इन टोटल बता रही हूँ. इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स के पास 30 वोट्स ही होंगे, वो अकॉर्डिंगली स्प्लिट करेगा. तो हो सकता है कि एक शेयर होल्डर ने इसको 10 दिया, इसको 10 दिया, इसको 10 दिया, या फिर इसको 20 दे दिया, इसको 10 दे दिया, इसको कुछ भी नहीं दिया, या फिर सारे के सारे इसको दे दिए, ए को दे दिए, ऐसा भी हो सकता है. सो ऐसे करते करते जब हम लोग ने रिजल्ट निकाला तो पता चला कि ए को इतने वोट मिले हैं, बी को 300, सी को 400, डी को 450, ई को 900 वोट्स. क्योंकि जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है इन दोनों का टोटल 1350 है, तो ऑब्वियसली माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स वाले डायरेक्टर को तो वोट्स नहीं देगा, वो अपने ही नॉमिनेट किए गए डायरेक्टर्स को वोट्स देगा. तो इसमें हमने क्या देखा कि ए को सबसे हाईएस्ट 3 पोजीशन खाली की है, इसलिए मैंने रैंकिंग में सिर्फ 1 2 3 दी है. सो फर्स्ट ए को सबसे हाईएस्ट मिला तो इसलिए वो इलेक्ट हो जाएगा. उसके बाद सेकंड हाईएस्ट मिला है ई को तो वो भी इलेक्ट हो जाएगा, और थर्ड हाईएस्ट मिला है डी को तो वो भी इलेक्ट हो जाएगा. इस तरह से इस एग्जाम्पल में भी क्या मिला कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के द्वारा नॉमिनेट किए गए यानी कि उनके रिप्रेजेंटेटिव ही उनको भी मौका मिल रहा है कि वो बोर्ड में खड़े हो सके, यानी माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का भी राइट यहाँ पे वॉयलेट नहीं हुआ है, वो भी अपने डायरेक्टर्स को बोर्ड में ला सकता है, अपने चुने गए डायरेक्टर्स को बोर्ड में ला सकता है. एंड थर्ड मैथड है जो अदर्स, जो कंपनी कुछ भी जो भी वो चूज़ करे, जो भी माइनॉरिटी शेयर होल्डर के फेवर में हो वैसा कोई भी मैथड वो अडॉप्ट कर सकती है, बट उसको आर्टिकल में मेंशन करना पड़ेगा. अगर वो कुछ भी मैथड अदर मैथड भी चूज़ कर रही है तो वो अदर मैथड क्या होगा उसको भी आर्टिकल में डालना होगा. सो सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कि अगर मान लो इस मैथड के थ्रू मैंने डायरेक्टर को अपॉइंट किया तो उसका टेन्योर क्या रहेगा, कब तक के लिए उसको अपॉइंट करेंगे. तो जो भी फिक्स टर्म है वो अपॉइंट कर सकते हैं, बट एज सच ना इस तरह से इस मैथड से अगर डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं तो उसका टेन्योर एक्ट में कहीं पे भी मेंशन नहीं किया हुआ, बट एक्ट में ये लिखा हुआ है कि जो अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स अंडर दिस प्रोविजंस मे बी मेड वंस इन एवरी 3 years. यहाँ पे कंपनी जो लॉ मेकर ने जो वर्ड यूज़ किया है वो मे किया है, विच मीन्स इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर देम कि हर 3 साल में एक बार वो इस तरह से अपॉइंटमेंट करेंगे ही करेंगे. बट इससे ऐसा क्लैरिटी आ जाता है कि अगर कोई डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होता है इस मैथड से तो वो एटलीस्ट 3 years के लिए अपॉइंट किया जा सकता है. सो नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स. कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करने हैं, तो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करने हैं 2/3 ऑफ द टोटल नंबर. हाउएवर लॉ में कहीं पे भी मैक्सिमम लिमिट नहीं दी हुई है, विच मीन्स कि अगर कंपनी चाहे तो सारे के सारे डायरेक्टर्स भी इस मैथड से अडॉप्ट कर इस मैथड्स के थ्रू अपॉइंट कर सकती है.
कैजुअल वैकेंसीज ऑफ सच डायरेक्टर्स, अगर ऐसे डायरेक्टर्स की कैजुअल वैकेंसीज हो जाती है तो उसको कैसे फिलअप करेंगे, उसको नॉर्मल वे में फिलअप करेंगे, जैसे सेक्शन 161 सब सेक्शन 4 में जिस तरीके से कैजुअल वैकेंसी फिल करनी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, उसी तरह फिल किया जाएगा, अलग से कुछ। नेक्स्ट, इंटेंशन क्या है ये लॉ डालने का? इंटेंशन यही है कि जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर है उन लोगों का इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए ये लॉ डाला गया है, और उनको भी ताकि एक फेयर चांस मिले कि वो लोग बोर्ड में उनके द्वारा नॉमिनेट किए हुए डायरेक्टर्स भी आए। सम साइलेंट फीचर्स, दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल फॉर बोथ प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक कंपनीज, दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है। प्रोविजन इस सेक्शन का ऑप्शनल है, अगर चाहे कंपनी तो अडॉप्ट कर सकती है मैथड, अदरवाइज नहीं भी कर सकती, इट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन द कंपनी। अगर अडॉप्ट कर रही है तो उसके लिए मैंडेटरी हो जाता है, तब उसको डायरेक्टर इसी मैथड के थ्रू अपॉइंट करना पड़ेगा एटलीस्ट 2/3। This section is applicable only for the appointment of directors and not for any other matter like section 162. अगर इस तरह के डायरेक्टर्स इस मैटर से अपॉइंट होते हैं तो उनको सेक्शन 169 में ना डायरेक्टर्स का रिमूवल नहीं किया जा सकता। सेक्शन 169 क्या होता है कि जहाँ पे डायरेक्टर्स को हम लोग रिमूव कर सकते हैं, कुछ शेयर होल्डर्स मिलके, मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स मिलके, तो क्या कर सकती है ना, अब मैं यहाँ पे मुझे अगर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के राइट को ही प्रोटेक्ट करने के लिए अगर मैंने ये सेक्शन डाला है तो ऑब्वियसली मैं ये चाहूँगी ना कि मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स उसको रिमूव भी नहीं कर पाए। मान लो कि मैंने अपॉइंट कर दिया और कुछ टाइम बाद में मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स ने बोला कि नहीं, ये अपॉइंटमेंट मुझे तो सही नहीं लग रहा है, वी नीड टू रिमूव दिस डायरेक्टर, तो वैसा अगर करती है मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स तो इनडायरेक्टली तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के द्वारा अपॉइंट किया डायरेक्टर आया ही नहीं ना बोर्ड में, आके भी चला ही किया ना। तो इसीलिए ये जो डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट है इस सेक्शन के अंडर अगर होता है तो उसको सेक्शन 169 के थ्रू रिमूव नहीं किया जा सकता। एंड सेक्शन 169 में भी ये चीज़ स्पेसिफिकली मेंशन है कि जो डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट सेक्शन 163 में हो रहा है उसका रिमूवल सेक्शन 169 के अकॉर्डिंग नहीं किया जा सकता। वन मोर थिंग कि वो लोग लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन भी नहीं होंगे। एंड लास्टली कि ये जो प्रोविज़न है वो गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, वो पब्लिक और प्राइवेट दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है, बट वो गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। ऐसी गवर्नमेंट कंपनी जिसकी 100% शेयर होल्डिंग सीजी ने यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने या दोनों ने मिल के होल्ड कर रखी है, या फिर सब्सिडरी ऐसी कंपनी की, ऐसी गवर्नमेंट कंपनी की अगर कोई सब्सिडरी कंपनी भी है तो उसके ऊपर भी ये प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होता। Thank you so much for listening me and have a good day.